हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है वो है एजुकेशनल थिंकर, और इनके विषय में हम करेंगे अपने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमारा जो एम है वो है यूजीसी नेट के लिए तैयारी करना। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो एग्जाम होने वाला है 2024 का, वो है 18 जून को। तो हम उसी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। इसके पहले की जो 2 क्लासेस हैं जिसमें हमने बात किया था इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके हमने 10 क्वेश्चन करे थे, और 10 क्वेश्चन की मैं साथ ही साथ में आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ, ताकि जो और भी उनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उनकी प्रिपरेशन भी आपकी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड, आज हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शैक्षिक दर्शन में शिक्षा के साथ काम करने पर बल दिया। ठीक है, मतलब किसने कहा है कि आप दार्शनिक तो बने ही, मतलब दर्शन से संबंधित ज्ञान अर्जन करें, लेकिन अपना काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका काम ही आपको आपकी पहचान दिलाता है। किसने कहा ये? स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने और अरविंदो ने। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कार्य की बात करी है। उन्होंने युवाओं को जागरूक किया था अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने वेदांत पर फोकस किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी काम था, उन्होंने प्रगतिवाद से संबंधित बहुत सारी बातें कही हैं। अरविंदो ने भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम पर बल दिया है वो किया था महात्मा गांधी जी ने। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही हमें बेसिक तालीम, मतलब जिसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं, है ना, बुनियादी शिक्षा की कॉन्सेप्ट को उन्होंने लेकर आए थे, और जिसका मेन फोकस ही था कि आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार किया जाए कि आप जब पढ़कर वापस निकलें तो आप अपनी रोजगार परक हो सके, आप अपनी जीवन को चला सकें सुचारू रूप से। उसको उन्होंने बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी थी। ठीक है, तो चले हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि दर्शन जो है महात्मा गांधी का, उन्होंने क्या कहा है। तो महात्मा गांधी ने ये बात स्वीकार करी थी कि छात्र को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये बात कही है कि आपका शरीर बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, आपका मन जो है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, आपके संवेग मतलब इमोशंस आपके बैलेंस्ड होने चाहिए, आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास भी आपको करना है, मतलब ओवरऑल बैलेंस्ड वे में आपकी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य उन्होंने स्वीकार किया है कि आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। उन्होंने नई तालीम, है ना, ये नई तालीम, जब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नई तालीम की बात किसने की है, तो नई तालीम की जो बात है वो महात्मा गांधी जी ने की है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात होती है अपनी अवधारणाओं में शिक्षा को किस प्रकार से काम पर बल देना है, उसकी बात वो कहते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आजीविका कमाना भी है, मतलब आध्यात्मिक विकास के साथ साथ में आजीविका कमाना भी मुख्य उद्देश्य उन्होंने माना है। इसलिए उन्होंने शिल्प पर आधारित शिक्षा की बात कही है कि आपके पास में जो हमारा कुटीर उद्योग है, हमारी शिल्पकारिता है, आपका मतलब जिस कार्य में आपका इंटरेस्ट होता है उस कार्य को किस तरीके से आप सीखें कि आप उसे जीविका कमाने का जरिया भी बना सकें। शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। ये भी बात उन्होंने कही थी कि आप जिस भी मातृभाषा से संबंधित है उसी भाषा में आपकी शिक्षा मिलनी चाहिए आपको। ठीक है, शिक्षा को उपयोगी और जिम्मेदार और गतिशील नागरिक बनाने पर बल देना चाहिए। उनका कहना ये था कि शिक्षा ऐसी ना हो कि केवल आपको ज्ञान देती रहे और आप जब पढ़कर निकल जाएं, ग्रेजुएट हो जाएं, आपके पास डिग्री तो हो, पर आपको ना ही तो काम करना आता हो, ना ही काम से किस तरह से पैसे कमाना है ये आप समझो। तो शिक्षा पर फोकस करते हुए उन्होंने यही कहा कि शिक्षा काम देने वाली होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगली बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी का क्या विचार था शिक्षा दर्शन में, तो वो भी हम समझ लेते हैं कि विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन आदर्शवाद के साथ साथ मानवतावाद के दर्शन पर भी आधारित था। उन्होंने आत्मविकास और शिक्षा की समीक्षा और आत्मविकास के लिए ब्रह्मचर्य के सुझावों का बल दिया है। स्वधर्म पूर्ति की बात कही है, उन्होंने आत्म अनुभूति की बात करी है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो शिक्षा है ना वो अंतर्निहित होती है, और अंतर्निहित पूर्णताओं में ही आप विकसित करें तो आप शिक्षित हो जाएंगे, इस तरह की बात करिए। तो उन्होंने मेनली आध्यात्मिक बात ही ज्यादा कही।
ठीक है ना। अगली बात आती है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना क्या था, उनका शैक्षिक दर्शन प्राकृतिक प्रणाली पर आधारित था, मतलब नेचुरलिज्म पर ज्यादा उन्होंने बल दिया है। उनका कहना यह था कि आत्म शिक्षा और आत्म साक्षात्कार पर आधारित होनी चाहिए शिक्षा। टैगोर छात्र की पूर्ण स्वाधीनता और स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। शिक्षा में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक और पश्चिमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ प्राचीन वैदांतिक शिक्षा का भी उसको समर्थन उसका किया है। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों पर भी उन्होंने फोकस किया है कि आपके अंदर सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, आपके अंदर का जो हुनर है ना वो बाहर निकलना चाहिए। अरविंद घोष की बात कर लेते हैं हम। तो इन्होंने किस बारे में बात करी है, पवित्रता के साथ बालक का शारीरिक और मानसिक विकास, इंद्रियों का विकास होता है, नैतिकता का विकास, विवेक का विकास, आध्यात्मिकता का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इन्होंने भी बात कही है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। सभी छात्रों के अधिगम की गतिविधियों को केंद्र में रखा जाना चाहिए। छात्र की मानसिक क्षमताओं और मनोवैज्ञानिक बातों के अनुसार ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जब काम की शिक्षा पर बल की बात की जाती है तो वो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। तो आपको आई होप यदि ये चारों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अरविंद घोष का जरूर याद रखिएगा, उन्होंने किस पर बल दिया था, शारीरिक मानसिक इंद्रियों के विकास पर उन्होंने बल दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यदि हमारा हृदय प्रेम से भरा है तो ईश्वर को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो देखिए ये कथन जो कहा गया है वो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा कहा गया है। अब जे कृष्णमूर्ति के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए हमने एम के गांधी, अरविंद घोष और स्वामी विवेकानंद के बारे में समझ लिया। अब जे कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है, क्या महत्व है उनका हमारे दर्शन में, वो देख लेते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वो क्या है, जद्दू कृष्णमूर्ति, और ये भारतीय दार्शनिक और शिक्षाविद थे। और उनके अनुसार उन्होंने ईश्वर के बारे में अपने विचारों को रखा है और ये कहा है कि यदि आपका हृदय प्रेम से भरा है तो ईश्वर को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके अंदर ही मौजूद है, ठीक है। उनका कहना ये था कि जीवन का वास्तविक अर्थ शिक्षा से ही समझा जा सकता है और सच्चाई को शिक्षा द्वारा स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने मानव व्यक्तित्व के संतुलन पर बल दिया है। उनका मानना ये था कि जीवन स्थिर नहीं है और समय, वातावरण और स्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो जे कृष्णमूर्ति जो है ना वो कहना चाहिए कि आधुनिक भारत के शंकराचार्य भी उन्हें कहा जाता है, इतना उनका महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। और उनका कहना यही था कि मनुष्य का हृदय जो है वो प्रेम से सराबोर होता है और वहीं पर ईश्वर का वास होता है, ईश्वर को कहीं और दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के मामले में उन्होंने क्या बात कही है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया है कि मनुष्य के बीच आध्यात्मिकता का विकास होना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ किसी धर्म का दास बनना नहीं है। ये बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है, आध्यात्मिकता होती है और रिलीजियस होना दोनों एक ही बात होती है। जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग बात है, ठीक है ना। आप किसी धर्म विशेष का बनकर आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और आत्म विश्लेषण का मुद्दा होता है, ठीक है, जो आपके वास्तविक ज्ञान की बात कही जाती है। वैज्ञानिक खोजों और तकनीक शिक्षा का उपयोग मानव सभ्यता और को नष्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए, ये मानव कल्याण के लिए होता है। शिक्षा द्वारा बच्चों की में रचनात्मक विकास होना चाहिए, आत्मनिर्णय लेने की उन्हें क्षमता प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। रचनात्मक सोच के बारे में उन्होंने बात कही है और प्रकृति के बीच में प्रेम फैलाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा है कि विविधता की भावना को कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि एकता के रूप में देखा जाना चाहिए। इस अवधारणाओं को छोटे बच्चों के दिमाग में फैलाने की जरूरत है, ठीक है। छोटे बच्चों के मन में जो कुछ भी डाला जाता है जीवन पर्यंत वो वैसे ही सोचते हैं, इसलिए जो भी अभी आप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं ना, तो ये जरूर ध्यान में रखें कि उन्हें किसी भी तरीके की नफरत की भावनाओं में मत ढकेलें, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। केयर एजुकेशन पर किसने बल दिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयर एजुकेशन पर किसने बल दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेल नोडिंग्स ने। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पाउली फेरे और
वेलेस्टन क्राफ्ट और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जब केयर एजुकेशन की बात आती है तो आपको याद रखना है, ये नील नोडिग्स ने कहा था। इनकी कहने की क्या शैली थी, क्या कहा था उन्होंने, ये है कि नील नोडिग्स एक प्रतिभाशाली शैक्षिक दार्शनिक है जिन्होंने शिक्षा में देखभाल के दर्शन पर व्यापक रूप से बल दिया है। ठीक है, नील नोडिग्स का ध्यान में रखिएगा, जब भी बात आती है ना किसी की केयर करना, देखभाल करना, प्रेम से रखना, तो उसमें आपको नील नोडिग्स का नाम याद रखना है। क्लियर। इसके बाद में वो क्या कहते हैं, वे देखभाल की नैतिकता और शिक्षा के लिए उसके आवेदन पर अपने कृत्य के लिए जानी जाती है। सिर हिलाना संबंधों, सहानुभूति और शिक्षा में पोषण के महत्व पर बल देता है। नोडिग्स के अनुसार देखभाल शिक्षा के मूल में होनी चाहिए। देखभाल शिक्षा की नोडिग्स की अवधारणा छात्रों के नैतिक और भावनात्मक विकास के पोषण पर ध्यान केंद्रित करती है। नील नोडिग्स के काम ने शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ठीक है, तो जब केयर एजुकेशन की बात आएगी तो हम नील नोडिग्स का नाम याद रखेंगे। बाकी के जो और ऑप्शंस में दिए हुए जैसे पाउलो फेरे और वेलेस्टन क्राफ्ट, इसके बारे में हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा इनके बारे में डिटेल। चलिए आगे पहुंचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आ रहा है, स्वामी विवेकानंद के साथ नव वेदांत दर्शन के व्याख्याकार कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये। स्वामी विवेकानंद ने तो वेदांत की बात कही है, लेकिन उनके साथ साथ में किसने कही है, तो इसका सही आंसर है अरविंदो घोष। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो विवेकानंद जी के गुरु थे। महात्मा गांधी ने बात करी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही बुनियादी शिक्षा के बारे में बात करी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने प्रकृतिवादी विचारधारा को समर्थन किया है। तो वेदांतों के बारे में किसने बात करी है, स्वामी विवेकानंद जी ने, और इसके साथ साथ में अरविंदो घोष ने भी बात करी है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। वेदांत दर्शन से क्या मतलब है, तो देखिए वेदांत शब्द का जब हम बात करते हैं कि वेदांत शब्द क्या है, तो क्या अर्थ उससे निकलते हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है अपने वीडियोस में, आप जरूर देखिएगा। जब हम वेदों के अंतिम भाग की बात करते हैं, वेदों के अंतिम भाग की, ठीक है, कई लोग बोलते हैं ये वेदों का अंत है, नहीं, वेदों का अंतिम भाग है, उत्तर मीमांसा भी इसे कहा जाता है। तो अंतिम भाग की जब हम बात करेंगे तो ये कहलाएगा वेदांत, और ये पूरा निचोड़ है जो वेद में लिखा गया है ना, उसका पूरा निचोड़ सामने आता है। और इसी में जो विवेकानंद जी का था, उन्होंने अपने आप में एक नए वेदांत की बात करी थी, जिसको नव वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा था कि वेदांत दर्शन भारत के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक था, और जो ये मानता है कि ईश्वर केवल अकेला ही वास्तविक है, दृश्यमान दुनिया असत्य थी, एक सर्वोच्च आत्मा में उदासीन आत्मा का अवशोषण करती है। वेदांत दर्शन की एक नई व्याख्या स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो ने कही है, जिसको नव वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। इसलिए दो प्रमुख व्याख्याकार इसके माने जाते हैं, विवेकानंद और अरविंद घोष। पहली बात क्या है, वेदांत भगवान और मनुष्य और ब्रह्मांड की एकजुटता पर विश्वास करता है। उनका कहना यह है कि सभी एक हैं, एक ही ब्रह्म में सभी समाहित हैं, और इनकी अलग अलग भागों पर बात नहीं की जाती, एक साथ ही कहा जाता है। यह त्याग के जीवन के लिए नहीं, बल्कि सेवा और मानवता में स्वार्थ रहित कार्यवाही थी, इस पर बल देता है। मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा मानी जाती है, भी उन्होंने कहा है। इसे सार्वभौमिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रचार किया गया। माना कि मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न धार्मिक विश्वास अलग अलग है। इनका कहना ये है कि हमारे जो पर्टिकुलरली हम भारत देश की बात करें तो अलग अलग संप्रदाय हैं, धर्म है, मानवता है, विचारधारा है, लेकिन सभी का जो निचोड़ है ना वो ये है कि पूरी सृष्टि को कोई एक शक्ति है, जिससे कहा इन्होंने क्या, ब्रह्म है, और वो मान कर रहा है, चला रहा है, और जो हम जीवात्मा जिसे कहते हैं, मनुष्य जो है, वो सब इसी में सम्मिलित है, इसी का आधार है और इसी की शक्ति से संचालित है। और इस तरह की बात इसमें वेदांत में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, जिसमें देखिए हमने पाउलो फेरे की अभी ऑप्शन में बात करी थी ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पाउलो फेरे जो है, इन्होंने सीखने के किस मॉडल की बात करी है, ये है क्वेश्चन। तो किस तरीके के मॉडल की बात करी है, तो इसका सही आंसर है बैंकिंग मॉडल। ठीक है, याद रखिएगा आप, बैंकिंग मॉडल की बात करी थी। प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, सेल्फ लर्निंग मॉडल, ये भी सारे मॉडल्स हैं, लेकिन पाउलो फ्रेरे की बात जब करी जाती है तो उन्होंने बैंकिंग मॉडल की बात करी थी।
सीखने का ये मॉडल यह समझाने का प्रयास करता है कि मस्तिष्क में ज्ञान कैसे विकसित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में सीखने की प्रक्रिया का एक मॉडल होता है। सीखने के मॉडल को ही कहा जाता है बैंकिंग मॉडल। ठीक है ना। बैंकिंग मॉडल में शिक्षा की शैली इस प्रकार से होती है। ये दक्षिण अमेरिका के शिक्षक थे पाउली फेरे, उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था और इसका विवरण दिया था। अब थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल के बारे में भी समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है? अधिगम को याद रखना, अनुसरण करने के लिए कार्यक्रमों का एक क्रम है। मान लेते हैं आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आप किस तरीके से उसे याद रखेंगे तो उसका जो क्रम होगा ना, वो प्रोग्रामिंग का के तहत होता है। नेक्स्ट आ जाता है रचनावादी मॉडल। ये मॉडल अभ्यर्थी को उसकी अधिगम सक्रिय एजेंट के रूप में मानता है। अभ्यर्थी सक्रिय रूप से भौतिक और सामाजिक वातावरण की समझ बनाता है। ठीक है, ये रचनावादी मॉडल के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो जब बैंकिंग मॉडल की बात की जाएगी तो आप किसका नाम याद रखेंगे? पाउलो फेरे का। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षण अधिगम के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर बल दिया है? देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में अच्छे से आपने समझ लिया, नव वेदांत की उन्होंने बात करी है। अब देखें ऑप्शन क्या आते हैं हमारे सामने। शिक्षा की एकमात्र विधि के रूप में एकाग्रता, सकारात्मक सुझाव के माध्यम से शिक्षण। उन्होंने एकाग्रता की बात करी है, डेफिनेटली करी है। उन्होंने सुझावों के माध्यम से शिक्षण करा है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में। तो ये आंसर जो होगा वो 1 और 2 दोनों ही होगा। ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद जो हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट दार्शनिक माने जाते हैं भारत के। तो इनका जो जन्म था वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था कलकत्ता में, और इनका जो स्टार्टिंग में नाम रखा गया था वो नरेंद्र रखा गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। उसके बाद में ये विदेश भी गए थे और शिकागो में उन्होंने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये भी इनके बारे में प्रचलित है। शिक्षा की उद्देश्य इन्होंने क्या बताया है कि मनुष्य का बाहरी विश्व में आंतरिक पूर्णता को व्यक्त करना। मतलब उनका कहना ये था कि आप शिक्षा का मतलब ये ना समझें कि बाहर से आप कुछ ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आपके अंतर में पहले से ही विद्यमान है ना, वो बाहर निकल कर आ जाए। ठीक है ना। मानवता के विकास पर उन्होंने बल दिया है, समाज और मानवता की सेवा करने पर बल दिया है, शारीरिक शक्ति का विकास करना इसी पर बल दिया, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और विश्व चेतना के बारे में भी उन्होंने बातें करी है। ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये नोट्स चाहते हैं और ये क्वेश्चन की पूरी सीरीज चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना है, और एप्लीकेशन में जाने के बाद में आप हमारी ये टेस्ट सीरीज एजुकेशन पर आधारित है जो, इसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी प्राइस बहुत ही कम है, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, पूरे प्रश्न मिल जाएंगे, पिछले सालों के पूरे सेट मिल जाएंगे। तो आप जा सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको सब्जेक्ट टेस्ट के साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर का टेस्ट मिलेगा, और पूरे 100 क्वेश्चन का सेट भी आपको मिलेगा। 8 टेस्ट मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो बेसिकली देखा जाए तो केवल एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर चाहें तो आप वहां से लिंक से डायरेक्टली आप हमारे एप्लीकेशन पे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, टैगोर के जीवन दर्शन में शामिल है। क्या शामिल है टैगोर के जीवन दर्शन में? व्यक्तिवाद, सार्वभौमिकतावाद, अंतरराष्ट्रीयवाद। तो उन्होंने तीनों ही बातों की समर्थन किया हुआ है। ठीक है। टैगोर का जीवन जो है वो प्रकृति से ज्यादा संबंधित है। प्रकृतिवादी वो विचारधारक थे, लेकिन साथ ही साथ में मानवतावादी भी उन्हें कहा जा सकता है। मानवतावादी दृष्टिकोण था उनका। वे दर्शन में महानगरीय मानवतावाद के बारे में बात करते हैं। साहित्य का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। टैगोर का जीवन दर्शन देखा जाए तो टैगोर का मानवतावाद, जहां पर उन्होंने ये बात करी कि भगवान वहां है जहां जोतने वाला कठोर जमीन को जोत रहा है।
जहां पथ निर्माता पत्थर तोड़ रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप ईश्वर को ऐसी जगह ढूंढते हैं, मंदिरों में जाकर, अलग अलग धार्मिक स्थानों में जाकर, लेकिन उनके कहने के अनुसार ये है कि जहां कहीं भी मेहनत हो रही है, कार्य हो रहा है, वहां ईश्वर मौजूद है, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व कहीं जड़ में नहीं है बल्कि जीव में ही है। उनका कहना ये था। टैगोर का प्रकृतिवाद क्या कहलाता है? कहता है कि वह एक जेल घर में रहता है जिसकी दीवारें उसके लिए विदेशी हैं। टैगोर प्रकृति से बेहद प्यार करते थे। टैगोर का आध्यात्मवाद क्या कहता है कि मैं मनुष्य की आध्यात्मिक एकता पर विश्वास करता हूं और इसलिए मैं आपसे इस कार्य को मुझसे स्वीकार करने के लिए कहता हूं। टैगोर का व्यक्तिवाद, उनका कहना यह था कि प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन को अपने रूप से आकार देने का अधिकार है। टैगोर का सार्वभौमिकवाद जो है वो क्या कहता है? वे संस्कृति के बीच बाधाओं के तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि हम दुनिया की अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना करने की स्थिति में हो या वास्तव में उनके साथ सहयोग करें, हमें अपनी संस्कृति को उन सभी विभिन्न संस्कृतियों के संश्लेषण पर आधारित करना चाहिए जो हमारे पास है। टैगोर का अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या कहता है? टैगोर ने पूर्व और पश्चिम के बीच संश्लेषण की वकालत करी थी। शांति निकेतन में विश्व भारती अनेक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब शांति निकेतन को आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी थी जिसमें उच्च कोटि की शिक्षा की बात कही जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ रहा है। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन जे कृष्णमूर्ति का। जे कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षण खालिस्तान है, मतलब शिक्षण ये ब्लैंक स्पेस है, वहां पर क्या आना चाहिए? किसी चीज का आदान प्रदान, पहले अध्ययन करना और उसके बाद कार्रवाई में परिणत करना, परस्पर साझा करना, विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना, आत्म अनुभूति करना। तो देखिए आत्म अनुभूति तो बिल्कुल सही बात है ना। किसी चीज का आदान प्रदान तो ये तो नहीं होना चाहिए। पहले अध्ययन करना, फिर उसके बाद में कार्रवाई में परिणत करना, परस्पर साझा करना, या फिर तो इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या है। हाँ, परस्पर साझा करना मतलब आदान प्रदान करना एक दूसरे के साथ में, और आत्म अनुभूति करना, ये है इनका। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया, अभी समझ लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति सामान्यतः जद्दू कृष्णमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो 11 मई 1895 को मदनपल्ले भारत में हुआ था। इनका निधन 17 फरवरी 1986 में हुआ। कृष्णमूर्ति की शिक्षा मन की प्रकृति, सत्य की खोज, आंतरिक स्वतंत्रता, आत्म खोज की बात करती है। जे कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षण का अर्थ परस्पर साझा करना है। मतलब उनका कहना ये था कि शिक्षक के द्वारा ज्ञान को साझा करता है छात्र के साथ में। यह एक सहयोगात्मक और संवादात्मक प्रक्रिया होती है। आत्म अनुभूति की बात करी है। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा में आत्म जागरूकता, आत्मबोध पर बल दिया है। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए और परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने और जीवन में वास्तविक क्षमता व उद्देश्य की खोज करने के बारे में। ठीक है, नीचे जे कृष्णमूर्ति के लिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे एकमात्र शिक्षण स्वाशिक्षण है, शिक्षा कैसे जीना है इसका अधिगम है, शिक्षा का उद्देश्य एक स्वतंत्र जिज्ञासु मस्तिष्क बनाना है, शिक्षा का कार्य आपको ये ज्ञात कराना है कि मदद कैसे कर सकते हैं, आप कौन हैं। शिक्षा बाल्टी भरना नहीं बल्कि आग जलाना है, जिसमें सभी लोग उससे लाभान्वित हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। सूची दी हुई है दो आपके सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष। सभी के बारे में हमने थोड़ा जानकारी ले ली है। अब देखें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कौन सी विचारधारा सही लगती है। पहली बात तो ये लिखा है, पाठ्यचर्या को आध्यात्मिक वृद्धि व विकास और समृद्धि के लिए भाषाओं, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा संवर्धन करना चाहिए। नेक्स्ट लिख रहा है, व्यक्तिगत रचनाशीलता का संवर्धन और विमर्श को बढ़ावा देते हैं और योग व आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यचर्या जाति एकता, वाद विवाद, विमर्श,
विचारों, सृजनशीलता के संवर्धन संबंधी क्रियाकलापों पर आधारित होती है। कार्यकलाप व शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या, समग्र विकास, मूलभूत शिल्प, भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान सम्मिलित है। तो देखिए ये वाला जो विचार है वो तो महात्मा गांधी का लग रहा है मुझे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जो है वो क्या विचार है आपका, आध्यात्मिक वृद्धि का, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विचार जो है वो है सृजनशीलता से संबंधित, और अरविंद घोष का जो है वो आएगा आध्यात्मिक शिक्षा। तो यही होना चाहिए आपकी मेल मिलाप, ठीक है। इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले का थर्ड, फर्स्ट का जो है वो थर्ड है, देखिए हाँ थर्ड, ये आ गया आपका जाति एकता वाद विवाद, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कही जा रही है, जहाँ सृजनशीलता की बात कही जा रही है, ठीक है ना। अब दूसरा जो लिखा है बी का चौथा, बी का चौथा, तो देखिए शिल्प वाली बात जो है वो किसने कही थी, महात्मा गांधी ने। सी का फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक विकास की बात की थी, सही है। और आपका जो डी है वो क्या है, डी का फोर्थ, सेकेंड, सॉरी सेकेंड, ये ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम सही हैं, ऑलमोस्ट के सही। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जब बात कही जाएगी तो आप क्या करेंगे, जब बात करें सृजनशीलता के बारे में, प्रकृति के बारे में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। महात्मा गांधी की जब भी बात कही जाए तो भाषा, शिल्प, कार्य, बुनियादी शिक्षा, है ना, इस तरीके की प्रैक्टिकल बातें जो होंगी महात्मा गांधी की हैं। जब हम आध्यात्मिक दर्शन के बारे में बात करें, बुद्धि का विकास की बात करें, शारीरिक शिक्षा की बात करें, तो स्वामी विवेकानंद। और इसी के साथ साथ में मिलता जुलता होगा, योग की बात हो जाए, आध्यात्मिक शिक्षा के सर्वांगीण विकास की बात हो जाए तो अरविंद घोष। तो इस तरह से आप अपना कैलकुलेशन बिठा सकते हैं। जब हमारे सामने ये प्रश्न आते हैं ना, तो हमें पढ़ने की थोड़ी हैबिट बढ़ानी चाहिए, तो क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और समझ में भी आना चाहिए ना पढ़ा हुआ। सावित्रीबाई फुले में कौन सी एक विशेषता नहीं हो सकती है। सावित्रीबाई फुले के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो एक शिक्षाविद थी, कवित्री थी, समाज सुधारक थी, लेकिन वो राजनीति नहीं करती थी, इसलिए राजनीतिक कार्यकर्ता वो नहीं थी। बाकी क्या क्या थी, बाकी सभी थी। वो एक अग्रणी शिक्षाविद थी, समाज सुधारक थी, कवित्री थी। हालांकि उन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं जिसका कोई साक्ष्य हमारे सामने नहीं है, जो उसी वक्त लोगों ने सुने, एक्सेप्ट भी किए, रिजेक्ट भी किए। महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने बहुत बल दिया था उस वक्त, जबकि महिलाओं को बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं थी। उस वक्त उन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत कार्य किया है, तो इस वजह से उन सबका बहुत योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई जी का। लेकिन उन्होंने कभी राजनीति करने की कोशिश नहीं करी, तो इसका सही आंसर ये, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। कुछ क्वेश्चन हमने 10 के 10 क्वेश्चन करे हैं, डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको दिया है, ताकि उन जो ऑप्शंस हैं उनके ऑप्शन से भी अगर प्रश्न बनता है ना तो आप उसका सॉल्व कर पाए। जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक प्रश्न है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं हमारे सामने, 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी ये 3 जो ऑप्शन है ना, जरूरी थोड़ा है कि यही प्रश्न आपको आ जाएगा। आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है जिसमें बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन से संबंधित प्रश्न हो। तो आपको क्या करना है, इन चारों ही ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है, ताकि अगर वैसा कोई प्रश्न बने तो आपके पास में जानकारी हो, ठीक है ना। तो क्लियर लगा आपको, अच्छा लगा आज का ये वीडियो, तो बस ये एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और अगर आपको नोट्स और हमारी ये टेस्ट सीरीज परचेस करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, एक बार तसल्ली कर लीजिए। अगर अच्छे लगते हैं तो आप खरीद लीजिए, नहीं अच्छे लगते हैं तो मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।